हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांसेस टॉपिक। और जैसा कि हमें पता है, इस चैप्टर में हम ऑलमोस्ट सारी वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं। तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा था। एक ऑडिटर ऑडिट कैसे कंडक्ट करता है, जो ऑडिट प्रोसीजर्स वो परफॉर्म करता है वो क्या होती हैं, वो क्या इन्वॉल्व करती है। सब्सटेंसिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, याद है ये चीज़ हमने पढ़ी थी, सैप और टीओसी। तो इस टॉपिक में तुम वही पढ़ने वाले हो कि जब एक ऑडिटर सब्सटेंसिव प्रोसीजर कैरी आउट कर रहा होता है तो ऐसे केस में उसे एग्जामिन करने होंगे हर एक लार्ज एडवांसेस को, वाइल जो अदर एडवांसेस हैं उन्हें तुम सैम्पल बेसिस पे टेस्ट कर सकते हो। दैट इज़ आपने एक मटेरियलिटी लेवल डिफाइन कर ली, डिटरमाइन कर ली, जिसका एग्जाम्पल लास्ट में दिया है। जैसे कि कोई एडवांस है जिसे तुम कंसिडर करोगे एज लार्ज एडवांस, अगर उसका ईयर एंड बैलेंस एक्सेस में है ऑफ 10 करोड़ या 10% ऑफ द एग्रीगेट ईयर एंड एडवांसेस ऑफ द ब्रांच विच एवर इज लेस। अगर कोई भी ऐसी एडवांस है जिसका ईयर एंड बैलेंस 10 करोड़ है या तुम्हारे जितने भी एडवांसेस हैं उन सब के एग्रीगेट का 10% है या उससे ज़्यादा है, तो उसे हम कंसिडर करते हैं एज लार्ज एडवांस। अब इन दोनों लिमिट्स में कौन सी लिमिट हम देखेंगे, विच एवर इज़ लोअर। जैसे मान लो किसी बैंक ने पूरे साल में दिए हैं 60 करोड़ के एडवांसेस, 60 करोड़ का 10% कितना हुआ, 6 करोड़। तो अब ऐसे केस में लार्ज एडवांसेस वाली अकाउंट्स कौन सी हुई, जिनका ईयर एंड बैलेंस 6 करोड़ से ज़्यादा हो या 6 करोड़ हो। और ये एग्जामिन करते वक्त जिन भी अकाउंट्स में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम दिख रही है या आपको प्रॉब्लम अकाउंट दिख रहा है तो फिर उन्हें आप फर्दर एग्जामिन करोगे। बट उन्हें फर्दर एग्जामिन तब किया जाएगा जब उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो सिग्निफिकेंट है। अगर उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो इनसिग्निफिकेंट है तो फिर उसे फर्दर एग्जामिनेशन की एज सच ज़रूरत नहीं है। अब किस एक्सटेंट पे ये जो सैम्पल बेसिस पे चेक होगा कह रहा है ना, वो किस एक्सटेंट पे चेक होगा ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है ऑडिटर के असेसमेंट पे। ऑफ व्हाट, ऑफ एफिकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जितना एफिशिएंट, जितना इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल होगा उतनी ही कम हमारी सैम्पल साइज़ होगी। और ये चीज़ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सैम्पलिंग पढ़ते वक्त समझी है। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। बाकी यहाँ पे बस एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे जो लार्ज एडवांसेस बोले हैं ना कि लार्ज एडवांसेस को आप खुद चेक करोगे, अच्छे से चेक करोगे, बाकियों के लिए सैम्पल बेसिस लगाओगे। तो अब ये लार्ज एडवांस का मतलब क्या होता है, कैसे जानोगे कि एडवांस लार्ज है, तो ये हमने अभी स्टार्ट में ही पढ़ लिया है कि आप कोई लिमिट सेट करते हो, अगर उस लिमिट से ऊपर वैल्यू है मतलब वो लार्ज है। अब ये आपको पता होगा ही कि पैसे लैंड करना, दैट इज़ पैसे लोन में देना, बैंक्स की एक बहुत ही बड़ी मेजर एक्टिविटी है बिसाइड द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। दैट इज़ हर बैंक का कोर बिजनेस क्या होता है कि पहले हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करें और उसके बाद उन पैसों को आगे लैंड करें, आगे लोन में प्रोवाइड करें। अब ये एडवांसेस किस फॉर्म में दिए जाते हैं, या तो आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी या आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप होम लोन लेते हो तो होम लोन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज़ करते हो तो आपको क्रेडिट मिलता है। तो एडवांसेस आपको मिल सकते हैं इन द अमाउंट ऑफ मनी और क्रेडिट जो दिए जाते हैं एज अ लोन फ्रॉम अ बैंक टू अनदर पार्टी, इस एग्रीमेंट में कि आगे जाके आप कुछ विद इन सम फिक्स्ड टाइम आप उस पैसे को रिटर्न करोगे। और ये जो भी लोन्स या एडवांसेस हैं ये दिए जाते हैं इंटरेस्ट पे, जो वर्क करते हैं, जो शो होते हैं एज अ कंपनसेशन फॉर बोरोविंग। और जैसा कि अभी हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा कि ये बहुत ही बड़ी मेजर एक्टिविटी होती है एक बैंक की, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूट करती है लार्जेस्ट आइटम ऑफ एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। एक बैंक की बैलेंस शीट में अगर आपको 4-5 चीज़ें दिख रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट करती है उसकी एडवांसेस। और इसी वजह से ऑडिट ऑफ एडवांसेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कवर किया जाता है बाय ऑडिटर्स इन बैंक ऑडिट। और ये करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, ये नेसेसरी है कि एक ऑडिटर को एडिक्वेट नॉलेज हो बैंकिंग इंडस्ट्री की, उसके रेगुलेशंस की, उस रेगुलेशन उस लॉ की जो उस पर्टिकुलर बैंक को गवर्न कर रही है। ऑडिटर मस्ट बी अवेयर ऑफ वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ द बैंक, उसकी ब्रांचेस, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर सिस्टम है, क्या प्रिवेलिंग इंटरनल कंट्रोल है विद रिगार्ड टू एडवांसेस।
अब आपको एडवांस की ऑडिट करनी है तो आपको पता करना होगा ना किस तरीके से ये एडवांस दिया जाता है, कैसे ये लोन इशू किए जाते हैं, क्या इंटरनल कंट्रोल है इस पे। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एडवांसेस या तो मनी या तो क्रेडिट के फॉर्म में मिलेगी। दैट इज़ एडवांसेस के दो टाइप्स होते हैं, फंडेड लोन्स एंड नॉन फंडेड लोन्स। फंडेड लोन्स उन्हें बोलते हैं जहाँ पे एक्चुअली ट्रांसफ़र होता है फंड्स का फ्रॉम बैंक टू द बोरोवर। दैट इज़ फॉर एग्जांपल आपने ली कोई टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, बिल्स डिस्काउंट कराई, पार्टिसिपेट किया ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन्स, ऑल दिस काइंड ऑफ लोन्स जिसमें आपने जाके लोन के लिए अप्लाई किया और फिर लोन अमाउंट आपकी अकाउंट में आ गया। तो वही नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ वो होती हैं जो किसी भी तरह का ये ऐसा एक्चुअल ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक बायर है, मान लो तुम हो, तुम्हारा अकाउंट है एसबीआई में। अब और ये सेलर है जिससे तुम्हें सामान खरीदना है, इसका अकाउंट है पीएनबी में। अब तुम जा रहे हो इसके पास सामान खरीदने, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने। अब ये तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट में सामान प्रोवाइड क्यों करेगा क्रेडिट में? तुम इसे कह रहे हो कि आज तुम मुझे क्रेडिट में सामान दो, मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें पैसे दे दूँगा या दे दूँगी। तो ये ट्रस्ट क्यों करेगा? ये कैसे मानेगा कि कल को मुझे सच में पैसे मिल जाएंगे? तो अब आप जाओगे अपनी बैंक के पास, इशूइंग बैंक बोलते हैं इसे। ये इशू करेगी आपके बिहाफ पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट। दैट इज़ ये बोलेगी कि मैं गारंटी ले रही हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ। बैंक आपके अगेंस्ट आपके लिए गारंटी लेगा कि अगर कल को इसने फ्रॉड किया तो पैसे मैं पे कर दूँगा। फिर ये बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट को चेक करेगी और ये इसे एडवाइस करेगी कि इसे ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या नहीं। दैट इज़ बैंक ने आपको एक्चुअली में लोन नहीं दिया है। मान लो आपने 10 करोड़ के सामान लिए तो बैंक ने आपको 10 करोड़ रुपए नहीं दिए, बट फिर भी आपका ये क्रेडिट परचेज इशू करा दिया, कंफर्म करा दिया। इसे कहते हैं नॉन फंडेड लोन्स। अब एडवांसेस में कौन कौन से अमाउंट इंक्लूडेड होते हैं? अब बैंक्स तो बहुत तरीके के एडवांसेस देती है, लोन्स देती हैं। सो एडवांसेस कंप्राइज ऑफ फंडेड अमाउंट्स बाय वे ऑफ टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन्स, बैंक bills discounted and purchased, participation on risk sharing basis, interest bearing staff loans। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का तो है नहीं, ये आपको लर्न करना होगा। और इन्हें बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करने की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है, जो अगर यहाँ पे ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं तो उन्होंने एडवांस अकाउंट में पढ़ा होगा कि हम इन एडवांसेस को अपनी नोट्स में कैसे शो करते हैं। हम पहले सेक्शन ए में हम इसे 3 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं: बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन्स पेएबल ऑन डिमांड एंड टर्म लोन्स। इन तीनों के अमाउंट को हम अलग अलग शो करेंगे पहले। देन उसके बाद सेकेंड बी पार्ट में secured by tangible asset, covered by बैंक गवर्नमेंट गारंटीज एंड अनसिक्योर्ड। दैट इज़ इन एडवांसेस को हमें 2 तरीके से बाइफरकेट करके शो करना है। पहले टाइप में आप ये बताओगे कि नेचर क्या है उसका, कौन से नेचर की है वो एडवांस। फिर दूसरा, क्या वो सिक्योर्ड है, क्या वो अनसिक्योर्ड है। वो सिक्योर्ड है तो कैसे सिक्योर्ड है, क्या वो सिक्योर्ड है बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटीज। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, सेक्टर वाइज, प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी, सिक्योरिटी वाइज जो हमने ऑलरेडी देखा ही है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड, एनपीए। अब ये क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस सेक्टर वाइज। तो देखो, सेक्टर वाइज होती है हमारी प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी एडवांसेस। अब जो ये प्रायोरिटी एडवांसेस होती है इनके रिगार्डिंग गाइडलाइंस कौन इशू करता है? हमारा आरबीआई। ऐसे तो बेटा बैंक को कोई भी काम करना हो उसे एज़ पर आरबीआई के गाइडलाइन ही करना होता है। अब ये इन गाइडलाइंस में क्या बताएंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या सर्विस चार्जेस होनी चाहिए, रिसिप्ट, सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट रजिस्टर, इशू ऑफ लोन एप्लीकेशन, एक्नॉलेजमेंट। दैट इज़ बेसिकली उस लोन से रिलेटेड हर एक चीज़ के रिगार्डिंग गाइडलाइन इशू करेगी आरबीआई। साथ ही साथ आरबीआई एक टारगेट भी सेट करती है बैंक्स के लिए फॉर लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। ये टारगेट क्या बेसिस पे सेट होता है? तो आपने पढ़ा होगा
कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है हमारी आरबीआई। जब भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो उसे कंट्रोल करने पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आरबीआई। कैसे? तो वो ये डिसाइड करती है, वो ये टारगेट सेट करती है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन में कितना पैसा मार्केट में सर्कुलेट होना चाहिए, और इसी के बेसिस पे वो एक टारगेट सेट करती है फॉर लेंडिंग मनी। अब जनरली इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में कौन से सेक्टर आते हैं? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग एट्सेट्रा। और जो प्रायोरिटी वाले नहीं होते वो नॉन प्रायोरिटी होते हैं, इसलिए उसके लिए अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। फिर सेकंड हमने पढ़ा था सिक्योरिटी वाइज। सिक्योरिटी वाइज या तो आपका लोन सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। अब आप जब भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओ ना लोन लेने, तो आपने देखा होगा कि वो आपसे किसी सिक्योरिटी या कोलेटरल के बारे में पूछते हैं कि आप क्या के अगेंस्ट ये लोन ले रहे हो, ताकि वो ये इंश्योर कर पाए कि आज नहीं तो कल बोरोवर पैसे तो रिटर्न करेगा। और अगर पैसे नहीं रिटर्न करता है तो उनके पास लीगल अथॉरिटी है कि वो उस कोलेटरल को सेल करके अपना मनी रिकवर कर सकते हैं। जैसे जनरली होम लोन्स जो होते हैं ना, उसमें आपको अपने घर के, अपने ज़मीन के पेपर रखने होते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर। फिर आपने एक सुना होगा गोल्ड लोन, जिसमें आप अपना गोल्ड रखवाते हो और उसके अगेंस्ट लोन उठाते हो। अब ये सिक्योरिटी भी दो टाइप की होती हैं, या तो प्राइमरी होगी या कोलेटरल। प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप पैसे ले रहे हो उसी के अगेंस्ट क्रेडिट उठाना, दैट इज़ उसी के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉर एन एडवांस। जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि जब हम हाउस लोन उठाते हैं तो उसके लिए हम अपने प्रॉपर्टी पेपर्स रखवाते हैं। अब आपने पैसे क्या चीज़ के लिए लिए, किस काम के लिए आपने पैसे लिए, और आपने सिक्योरिटी में क्या रखवाया। तो जब एक बोरोवर एज अ सिक्योरिटी उस चीज़ को ऑफर करता है जिसके लिए वो ये फाइनेंस उठा रहा है, जिसके लिए वो ये क्रेडिट ले रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। और ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है फॉर एन एडवांस। देन कोलेटरल सिक्योरिटी, ये एडिशनल सिक्योरिटी होती है। अब आपने पेपर्स तो रखवा दिए, अब साथ में आप एक गारंटर भी ले जा रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो गारंटर हो, आप कुछ और पेपर्स भी रखवा सकते हो। ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है ये टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, हर प्रकार की हो सकती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ जो एक बैंक एक्सेप्ट करती है। अगेन इसमें याद करने का कुछ है नहीं, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो क्या रखवाते हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, जो भी गुड्स, स्टॉक, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके पास, आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स। जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन लेता है वो प्लांटेशन को एज सिक्योरिटी रखवाते हैं। थर्ड पार्टी गारंटीज़, बैंकर्स जनरल लीन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़, अदर इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब आपके पास एज अ पर्सन, एज अ फर्म, एज अ एंटिटी, जो भी इंसान लोन लेने जा रहा है उसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो भी है जो एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट्स हो, आपके फिक्स्ड एसेट हो, आपके करेंट एसेट्स हो, हर एक चीज़ बैंक एक्सेप्ट करती है एज सिक्योरिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या लोन ले रहे हो, क्या अमाउंट पे ले रहे हो एंड ऑल। अब इन सिक्योरिटीज़ के क्रिएट करने का मोड क्या होता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ आइटम कंसर्न। जो भी आइटम है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो सिक्योरिटी की क्रिएशन या मॉर्टगेज होगी, प्लेज होगी, हाइपोथिकेशन होगी, असाइनमेंट होगी, सेट ऑफ और लीन क्या होगी। अब ये मोड्स होते हैं 6 टाइप के। अब इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। मॉर्टगेज में तुम जनरली अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी रखवाते हो। अब ये दो तरीके से हो सकती है, एक रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, दूसरा इक्विटेबल मॉर्टगेज। मान लो तुमने होम लोन लिया है, तुम्हें घर के पेपर्स देने हैं, तो या तो आप एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है मॉर्टगेज डीड, उसमें साइन करोगे और उसमें आप ये बताओगे कि हाँ मैं अभी अपना प्रॉपर्टी को बैंक के नाम में रजिस्टर करता हूँ या करती हूँ एज मॉर्टगेज, एज सिक्योरिटी। दैट इज़ पेपर आपने दिया नहीं है, आपने एक डीड साइन कर दी है कि कल को कुछ भी डिफ़ॉल्ट होता है तो ये पेपर बैंक के नाम पे है। वही इक्विटेबल मॉर्टगेज होता है कि आपने मियर डिलीवरी कर दी डीड्स की या अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल की, दैट इज़ आपने घर के पेपर ही रखवा दिए बैंक के पास, ये लो तुम रखो पेपर। इस तरीके से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हम उसे कहते हैं मॉर्टगेज।
हमने स्टार्ट में ही अभी क्या पढ़ा है कि ये पूरी तरह से डिपेंड करता है नेचर ऑफ आइटम पे। तो सबसे पहला इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए जनरली इट्स मॉर्गेज, तो वही मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए प्लेज। अब देखो, जब तुमने मॉर्गेज किया ना, घर ज़मीन तो तुम्हारे ही पास है, उसी में घर बना रहे हो, उसी में तुम रह रहे हो, पोजेशन तुम्हारे पास है, लेकिन इस ज़मीन के कागजात, इसकी राइट्स किसके पास है? बैंक के पास। और प्लेज में इसका जस्ट उल्टा होता है। प्लेज में इसीलिए मैंने कहा कि तुम जनरली मूवेबल गुड्स देते हो। क्यों? क्योंकि प्लेज इन्वॉल्व करता है बेलमेंट या डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द लैंडिंग बैंक। जैसे मान लो तुम्हारे पास गोल्ड था, तुमने जाके गोल्ड उनके पास रखा दिया, गोल्ड की बिल्स, गोल्ड के पेपर्स आज भी तुम्हारे ही नाम पे, लीगल ओनरशिप तुम्हारे पास है, बट उसका पोजेशन किसके पास है? बैंक के पास। तो वही हाइपोथिकेशन में ना तो तुम ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हो और ना ही पोजेशन। जैसे मॉर्गेज में, रजिस्टर्ड मॉर्गेज में मॉर्गेज डीड बनती है, वैसे ही हाइपोथिकेशन में हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बनता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द बोरोवर। ये पढ़ो क्या लिखा है, मूवेबल प्रॉपर्टीज। अभी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की अगर पोजेशन तुमने बैंक को दे दी तो वो बन जाएगा प्लेज, लेकिन अगर तुमने ना पोजेशन दी ना ओनरशिप दी, बट फिर भी उसे एज अ सिक्योरिटी वहाँ रखवाया, उसे कहते हैं हम हाइपोथिकेशन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि तुम फिजिकल पोजेशन होल्ड तो करते हो, बट अपनी खुद के गुड्स की तरह नहीं, एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक। अब मूवेबल में क्या ले सकते हो? मान लो तुम्हारे स्टॉक्स हैं, डेटर्स हैं, इसकी पोजेशन भी तुम्हारे पास है, ओनरशिप भी तुम्हारे पास है, बट अब एज तुम इसे एजेंट और ट्रस्टी की तरह होल्ड कर रहे हो ऑफ द बैंक, तो तुम बैंक की परमिशन के बिना उसे सेल नहीं कर सकते, उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसे परचेज सेल किसी भी तरह का चेंजेस उसमें तुम अपने मर्जी से नहीं कर सकते। और इनके बेसिस पे ही डिसाइड होती है बोरोवर की ड्राइंग पावर। अब यहाँ हमने बात कर ली अबाउट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट मोड इज असाइनमेंट। असाइनमेंट रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफ़र ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट, जो अभी नहीं है बट फ्यूचर में जाके वो आपके लिए एक बेनिफिट की तरह बनेगी, एक डेट की तरह बनेगी, जिसके पास, जिसकी राइट आपको फ्यूचर में मिल सकती है, या प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। असाइनमेंट में हम जनरली सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स को ही ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। अब जब तक इंसान ज़िंदा है, पैसे भर रहा है। अब मान लो इनकेस कल को उसे कुछ हो गया, कोई भी मिस्टर एक्स है, उसने लोन ली, जब तक वो ज़िंदा है वो लोन भर रहा है, अब उसके बाद कौन भरेगा? तो उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक के पास रखवा दी। अगर कल को इसे कुछ भी होता है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा पहले बैंक को मिलेगा, ताकि वो अपने बैलेंस एडजस्ट कर पाए। और इस तरह की सिक्योरिटी को बोलते हैं असाइनमेंट। और असाइनमेंट में आप असाइनी को एब्सोल्यूट राइट दे देते हो ओवर द मनीज दैट्स असाइन टू हिम। जिस भी तरह के एक्शनेबल क्लेम्स हो, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, आपके बुक डेट्स हो, इसकी पूरी राइट होती है बैंक के पास। देन नेक्स्ट इज सेट ऑफ। ये सेट ऑफ एग्जैक्टली वही है जो आपने टैक्स में पढ़ा है। हम टैक्स में क्या पढ़ते हैं? इस साल प्रॉफिट हुई, पिछले साल लॉस थी, आओ इसके आगे सेट ऑफ कर दो, या इसी साल का प्रॉफिट, इसी साल का लॉस। अलग अलग बिजनेस से, एक में आपने अर्न किया 1 लाख, दूसरे में 50K का लॉस हुआ, तो अब आप टैक्स भरोगे 50K पे। लाइकवाइज आपका अकाउंट है PNB में, SBI में, किसी भी बैंक में ले लो, आपने करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में रखे हैं 10 लाख रुपीज़, आपने लोन उठा रखा है जिसका बैलेंस है 50 लाख रुपीज़। अब आप बैंक को ये बोल रहे हो कि कल को कुछ भी ऐसा हो कि मैं ना पैसे ना भर पाऊँ, किसी भी तरह की इशू हो, तो ये जो मेरे इस दूसरे अकाउंट में पैसे होंगे ना, चाहे उस टाइम पे जितने भी पैसे हो, आप उनको यूज़ कर सकते हो, उनके अगेंस्ट आप अपना लोन सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आप बैंक को ये राइट देते हो तो उसे कहते हैं सेट ऑफ मोड ऑफ सिक्योरिटी। देखो, सेट ऑफ इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अ क्रेडिटर टू एडजस्ट होली और पार्टली द डेबिट बैलेंस इन द डेटर्स अकाउंट अगेंस्ट एनी क्रेडिट बैलेंस लाइंग इन एनी अनदर अकाउंट ऑफ द डेटर। तुम्हारे किसी भी दूसरे अकाउंट में अगर पैसे हैं तो उसके अगेंस्ट वो सेट ऑफ कर सकते हैं हम अपने लोन अमाउंट को। और ये जो सेट ऑफ की राइट होती है बैंक के पास, वो उसे एनेबल करती है कि वो कंबाइन कर ले दो अकाउंट्स को उस पर्सन के जो कि
सेम नेम में हो और सेम राइट्स पे हो, दैट इसको जॉइंट अकाउंट होते हैं ना, तो आप उसको यहाँ पे नहीं ला सकते। आप अपने ही पर्सनल अकाउंट के अगेंस्ट सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। जैसे आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर में लोन लिया हुआ है तो पहले आप अपने मेन अकाउंट में पैसे जमा करते हो, फिर आप लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। या बहुत बार होता है जब ट्रांसफ़र नहीं भी होता है तो भी ना इस अकाउंट में जितने भी पैसे हो वो कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको अलाउ किया होता है, आपने राइट दी होती है कि हाँ आप सेट ऑफ कर लो। लीन का मतलब आपने उन्हें अपनी कंसेंट दी हुई है, आपने ये बोला है कि आपके पास पूरी लीगल राइट है, आप जब चाहो जैसे चाहो आके हमारे इस गुड्स सामान को सीज कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो उस एसेट को जो अंडर लीन है। अब ऐसा नहीं है जब मन किया वो आगे कर लेंगे। अरे भाई तुमने पैसे अगर नहीं पटाए हैं तो। आई होप मोड ऑफ क्रिएशन सबको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। मॉर्गेज जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होता है, दो टाइप का होता है, रजिस्टर्ड और इक्विटेबल। रजिस्टर्ड में तुम एक डीड साइन करते हो, तो वहीं इक्विटेबल में तुम डॉक्यूमेंट ही उनके नाम कर देते हो। तो वहीं प्लेज में हम जनरली देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को, जहाँ पे आप पोजेशन ही बैंक को दे देते हो। तो हाइपोथिकेशन में ना ही ओनरशिप देते हो ना ही पोजेशन देते हो, बल्कि आप उन गुड्स को होल्ड करते हो एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक। देन असाइनमेंट में हम देते हैं एक्शनेबल क्लेम्स, जिसकी पूरी राइट होती है आपके लेंडर के पास। सेट ऑफ में आप उनको अलाउ करते हो, सेट ऑफ में वो जब चाहे आपकी किसी भी क्रेडिट बैलेंस को अपने डेबिट बैलेंस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। और लेन में आप बैंक को राइट दे रहे हो किसी पर्टिकुलर एसेट को लेके कि आप जब चाहो इसे आके आप सीज कर सकते हो, जिस तरह से डिस्पोज करना चाहो डिस्पोज कर सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो। एंड हियर वी आर डन विद द मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं दो टाइप्स, स्टैंडर्ड लोन्स और एनपीए लोन्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से टाइप के लोन में जो एडवांसेस है उन्हें कब हमें एज एसेट क्लासीफाई करना है, एज एसेट रिकॉग्नाइज करना है, कब हमें उनमें प्रोविज़न बनाना है, कितना प्रोविज़न बनाना है और कैसे उनकी इनकम को रिकॉग्नाइज करना है। अब आप सोच रहे होंगे हमने एडवांसेस के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि एडवांसेस हमारी जब बैंक के केस में हो तो एडवांसेस एसेट का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होते हैं। दैट इज़ हमने ये देखा था बैलेंस शीट में, अगर यहाँ पे आपकी बहुत सारी एसेट्स हैं तो उसमें सबसे बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एडवांसेस। पर हर एडवांस को आप एज एसेट क्लासीफाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप एक नॉर्मल किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखो, आप अपने डेटर्स को एज एसेट दिखाते हो, बट जब आपको लगता है कि अब इनके अगेंस्ट प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, यहाँ पे पैसे नहीं आ सकते, तो जो प्रोविज़न होता है ना आप माइनस करके बैलेंस शो करते हो। वही बैंक के नज़रिए से देखो, बैंक ने दिए तो अभी तक लोन 20 करोड़ के हैं, बट उसमें से 1 करोड़ का लोन ऐसा है जिसके अगेंस्ट प्रोविज़न बनाई गई है जो लग रहा है कि रिकवर नहीं होगा, तो एज एसेट एडवांस कितना रिकॉग्नाइज होगा? 19 करोड़। अब ये कब प्रोविज़न बनाते हैं, कितना बनाते हैं, ये सब अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट में ओवरव्यू के लिए ये जानो कि अगर कोई लोन है जो आउटस्टैंडिंग है फॉर 90 डेज़, लेस देन 90 डेज़ तो वो स्टैंडर्ड लोन्स है, और मोर देन 90 डेज़ है तो वो एनपीए लोन्स है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कौन से बैंक अकाउंट को आप एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिकॉग्नाइज करोगे? एक एसेट एनपीए तब बनती है जब उससे किसी भी तरह का इनकम जनरेट होना सीज हो जाए। दैट इज़ एक एनपीए वो लोन है, वो एडवांस है जहाँ पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट जो 90 डेज से ड्यू है वो पे नहीं किया गया है, वो अभी तक ओवर ड्यू ही है फ्रॉम 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन। या अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट ओडीसीसी। आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब एक अकाउंट को आप बोलोगे कि ये आउट ऑफ ऑर्डर है। बिल्स के केस में अगर बिल्स ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। इससे हमें क्या समझ आया कि हम एक अकाउंट को एनपीए कब कंसिडर करेंगे? जब या तो उनका कोई लोन अमाउंट है या उसका इंटरेस्ट है वो 90 डेज से ज़्यादा हो गए, वो ओवर ड्यू है और सामने वाला पे ही नहीं कर रहा। दूसरा, जब उसका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तीसरा, अगर ये किसी भी तरह का बिल्स परचेज और डिस्काउंट किया गया है और वो बिल्स 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, ओवर ड्यू है, उसके अगेंस्ट आप रिसीव नहीं कर रहे हो कोई भी इनकम, कोई भी मनी, तो अब उस अकाउंट को आप एज अवर एनपीए रिकॉग्नाइज कर लोगे।
अब हम कब किसी अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर मानते हैं। एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ़, सबसे पहले तो या तो जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कंटिन्यूसली है इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर। दैट इज़ आपकी जो सैंक्शन लिमिट है, ड्राइंग पावर है, मान लो वो 10 लाख है, पर आपने बैलेंस उठा रखा है वहाँ से 12 लाख का। अब ये जो 2 लाख का एक्सेस है ना, अगर ये कंटिन्यूसली एक पॉइंट ऑफ टाइम तक एक्सेस में दिख रहा है, मोस्टली हम जनरली 90 डेज देखते हैं, अगर 90 डेज हो गए या उससे भी ज़्यादा हो गया है, ये कंटिन्यूसली उस एक्सेस में दिख रहा है, तो अब आप मान लोगे कि अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। दैट इज़ अब ये और पैसे नहीं ले सकता और ओवरड्राफ्ट नहीं उठा सकता। या जो ये 10 लाख की लिमिट थी, अभी पहले पॉइंट में हमने क्या समझा कि आपने उससे ज़्यादा, मान लो आपने 12 लाख उठा रखे हैं, अगर ये बहुत टाइम तक चल ही रहा है कंटिन्यूसली, तो आपका अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। या हो सकता है आपने 10 लाख की लिमिट है, आपने उठाए 5 लाख ही हो, पर 90 डेज से ऊपर हो चुके हैं, आपने उस पर्टिकुलर अकाउंट में एक भी रुपया जमा ही नहीं किया है, तो अगेन ऐसे केस में भी आपके अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर कंसिडर कर लिया जाएगा। In case where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit or drawing power, but there are no credits continuously from 90 days as on the date of balance sheet. या क्रेडिट तो है पर इतना इनफ नहीं है कि प्रिंसिपल अमाउंट तो हटा ही दो, इंटरेस्ट तक को फुलफिल कर पाए। तो मान लो ये 5 लाख है, इस पर इंटरेस्ट आ रहा है 5000, तुम जमा कर रहे हो 1000, बताओ ये भी कोई बात हुई? तुम ये इंटरेस्ट ही नहीं पटा पा रहे हो, फिर ये अमाउंट क्या पे करोगे? तो तुम क्रेडिट तो कर रहे हो, तुम अमाउंट उस पर बैंक में डाल तो रहे हो, पर वो इतना भी सफिशिएंट नहीं है कि वो तुम्हारी इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाए। तो अगेन ऐसे केस में फिर उस अकाउंट को हम ट्रीट करते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। तो क्या 3 सिचुएशन है, या तो आप ड्राइंग पावर से भी ज़्यादा पैसे उठा रहे हो, या विद इन ड्राइंग पावर्स तो हो बट फॉर कंटिन्यूसली 90 डेज एज ऑन दी डेट ऑफ बैलेंस शीट, आपने एक भी रुपये क्रेडिट नहीं किया, एक भी रुपये जमा ही नहीं किया उस अकाउंट में, या जमा तो किया है पर इतना भी नहीं है वो पैसा कि वो तुम्हारे इंटरेस्ट अमाउंट को कवर कर पाए। तीनों ही केसेस में हम एक अकाउंट को ट्रीट करते हैं एज आउट ऑफ ऑर्डर, और अगर एक अकाउंट एज आउट ऑफ ऑर्डर कंसीडर कर लिया गया है, दैट इज़ वो एनपीए बन गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसका एक एग्जाम्पल भी दिया है। एडीबी बैंक ने ए लिमिटेड को सैंक्शन कर दिया कैश क्रेडिट 50 लाख का, पर जो लास्ट क्वार्टर में उन्होंने स्टॉक स्टेटमेंट फर्निश की उसके बेसिस पे समझ आया कि इनकी ड्राइंग पावर तो 42 लाख है। तो अब ऐसे केस में उसके अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर की तरह कंसिडर कर लिया जाएगा अगर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कंटिन्यूसली रहेगा इन एक्सेस ऑफ 50 लाख या 42 लाख, वट एवर द केस में बी। अब यहाँ पे 42 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। तो वही, या तो जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो लेस देन 42 लैक्स तो है, पर आपने 90 डेज से कोई भी क्रेडिट ही नहीं डाला है, उसमें कोई अमाउंट ही नहीं जमा किया है, पर आपने अमाउंट जमा तो किया, लेकिन जो अमाउंट आपने जमा किया वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो उसके इंटरेस्ट को भी कवर कर पाए। तो अब उस अकाउंट को हम एज आउट ऑफ ऑर्डर कंसिडर कर लेंगे। अब हमने एनपीए के क्राइटेरियाज पढ़ते वक्त फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि कोई भी इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल अगर ओवर ड्यू रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन्स, तो हम उसे एनपीए बोलते हैं। तो उस ओवर ड्यू वर्ड का मतलब क्या है? आप किसी भी अमाउंट को ओवर ड्यू तब बोलते हो जब वो ड्यू तो हो जाता है बट पे नहीं किया जाता, दैट इज़ हर मंथ की 12 तारीख को आपका ईएमआई ड्यू हो जाएगा होम लोन का। अब ये ड्यू तो हो गया, ये जो बैंक ने डेट फिक्स की थी उस डे पे ये ड्यू हो चुका है, बट आपने फॉर 90 डेज उसे पे ही नहीं किया है। 90 डेज जा चुके हैं और अभी तक ये इस 12 तारीख को जो अमाउंट ड्यू हुआ था वो अभी तक पे नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में इस अमाउंट को हम बोलेंगे ओवर ड्यू। अब हमने पढ़ा था कि हमारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से 2 टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंड एनपीए। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एनपीए मतलब 90 डेज से ज़्यादा टाइम के लिए अगर ओवर ड्यू है या आउट ऑफ ऑर्डर है, या बिल्स भी है तो भी 90 डेज से ज़्यादा के लिए अगर वो पे नहीं हुए हैं, दैट इज़ 90 डेज से पहले के जितने भी डेट्स हैं, जितने भी एडवांसेस हैं, उन्हें हम एज स्टैंडर्ड एसेट्स कंसिडर करेंगे। नाउ कैटेगरीज ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब 90 डेज तक के स्टैंडर्ड हुए,
अब 90 डेज से ऊपर बट इक्वल टू और लेस देन 12 मंथ्स, दैट इज 90 डेज से ऊपर हो चुके हैं बट विद इन 12 मंथ्स है। इसके बीच के जो एडवांसेस होंगे, जो एनपीएज होंगे, उन्हें हम सब स्टैंडर्ड एसेट की तरह दिखाएंगे और इन सब स्टैंडर्ड एसेट्स पे प्रोविजन क्रिएट होती है 15% की, और आपको ये वैल्यूज़ याद करनी होंगी। देन जो ऐसा एनपीए जिसे एनपीए बने 1 साल से ऊपर हो चुका है, दैट इज सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो अब वो हमारा बन जाएगा डाउटफुल एसेट। अब डाउटफुल एसेट भी 3 टाइप की हो सकती है, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 years, मोर देन 3 years। अब एक बार कोई भी एनपीए डाउटफुल एसेट की तरह कंसिडर कर ली गई है और वो अनसिक्योर्ड है, उसके अगेंस्ट आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, डायरेक्ट 100% प्रोविज़न क्रिएट कर दो। पर वही अगर सिक्योर्ड है तो फॉर डाउटफुल अप टू 1 ईयर पे 25%, 1 to 3 years पे 40% एंड मोर देन 3 years पे 100%। और वही लॉस एसेट जो 3 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, अब क्या ही मिलेगा, समझो लॉस हो गया, वो चाहे सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो 100%। अब बस इसे ऐसे ही बार बार पढ़ते रहो, 15, 25, 40, 100। अब ये देखो सीक्वेंस में जा रहा है 25, 40, 40, 100। ऑब्वियसली बात है सबसे कम होगा सबसे कम के लिए, फिर जो ज़्यादा टाइम का है उस पर थोड़ा ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उस पर बहुत ज़्यादा। ये प्रोविज़न के परसेंटेजेस याद कर लेना, एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है इससे। एक अकाउंट को क्लासीफाई करने के लिए ना एज एनपीए हम ये नहीं देखेंगे अरे उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसके पास सिक्योरिटी कितनी है, उसकी बैलेंस शीट में कितने एसेट्स हैं, ये नहीं देखोगे। अरे कितने भी एसेट हो, तुम्हारा पैसा तो नहीं दे रहा ना वो इंसान, तो आप उसे एज एनपीए क्लासीफाई करोगे बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, किस तरीके से आप उससे रिकवर कर पा रहे हो। फिर जो ये एसेट क्लासिफिकेशन है ये बोरोवर वाइज होगी, नॉट फैसिलिटी वाइज। अब मान लो एक ही इंसान है, मिस्टर एक्स, उसी ने तुमसे टर्म लोन भी ले रखा है, उसी ने तुमसे कैश क्रेडिट भी ले रखी है। अब यहाँ पे तुम्हारा जो अकाउंट है वो हो चुका है आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे वो पैसे पे कर रहा है, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि इसके लिए वो एनपीए बन गया है और इसके लिए एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एसेट है, नहीं। अगर एक भी जगह ये हुआ है मतलब ये पूरा, ये बोरोवर का जो भी अकाउंट है वो एनपीए बन गया है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मिस्टर रमन ने अवेल किया है 2 लोन फैसिलिटीज़, कार लोन और हाउसिंग लोन, XYZ बैंक लिमिटेड से। हाउसिंग लोन की ईएमआई तो वो रेगुलरली पे कर रहा है, पर उसने कार लोन की ना लास्ट 4 ईएमआईज पे नहीं की है, तो अब ऐसे केस में सिर्फ कार लोन नहीं, हाउसिंग लोन भी ट्रीट किया जाएगा एज एनपीए, क्योंकि हम ये एनपीए क्लासिफिकेशन करते हैं बोरोवर वाइज, ना कि फैसिलिटी वाइज। अकाउंट्स रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट। देखो जब हम एनपीए के बारे में पढ़ रहे थे हमने क्या पढ़ा था, एज ऑन बैलेंस शीट डेट, जिस दिन आप ये एसेट रिकॉग्निशन कर रहे होते हो आप उस दिन चेक करते हो, दैट इज़ आप 31 मार्च को देखोगे कि इससे पहले के जो 90 डेज़ हैं, क्या यहाँ पे ऐसा हुआ है कि एक बार भी पैसे जमा नहीं हुए हैं या आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है इस 90 डेज़ में। तो बहुत से बोरोवर्स क्या करते हैं ना, पूरे साल पैसे नहीं भरेंगे बट इस 90 डेज़ में आके ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे ताकि उनका अकाउंट जो है वो रेगुलराइज हो जाए, वो एज एनपीए कैटेगरी में वो स्लिप ना हो, वहाँ पे वो ना कंसिडर हो। तो अगर ऐसी कोई भी आपको ट्रांजैक्शन दिख रही एसेट क्लासिफिकेशन करते वक्त बोरोवर अकाउंट की, अगर आपको सॉलिटरी या कोई फ्यू क्रेडिट्स दिख रही है जो रिकॉर्ड की गई है बिफोर द बैलेंस शीट डेट, तो ऐसे केस में आपको उसे बहुत ही केयर के साथ हैंडल करनी होगी विदाउट द स्कोप ऑफ सब्जेक्टिविटी। वहाँ पे अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है अरे ये फ्रॉड हो सकता है, अरे नहीं ऐसा नहीं, वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग कर रही है। जब कोई ऐसा अकाउंट है जो इंडिकेट कर रहा है इनहेरेंट वीकनेस, पूरे साल पैसे नहीं जमा किए अभी 90 डेज में कर दिए, नहीं, नाउ दिस अकाउंट इज डीम्ड एज एनपीए। ऑडिटर चेक करेगा कुछ सैम्पल ट्रांजैक्शंस को इमीडिएटली बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ताकि उसे नॉलेज मिले, ताकि उसे समझ आए कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस पेमेंट के पीछे। क्या इस पेमेंट के पीछे रीज़न ये है कि अभी तक उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, अब वो पैसे कमाने लग गया इसलिए पैसे दे रहा है, या पैसे तो पहले भी थे पर जानबूझ के नहीं दे रहा था, अब बस अकाउंट एनपीए ना हो जाए इसलिए दे रहा है, या उसे रिवर्स कर दिया गया है बस फर्स्ट फ्यू डेज़ में, दैट इज़ ये बैलेंस शीट डेट यहाँ क्लोज होने वाली है, यहाँ पे तो पैसे डाल दिए, यहाँ आते ही पैसे निकाल लिए।
मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन दिख रही है जो सिर्फ इसलिए की गई है ताकि वो अकाउंट एज एनपीए रिकॉग्नाइज ना किया जा सके, तो फिर उसके लिए ऑडिटर को बहुत ही केयरफुली चेक करना होगा। फिर आती है हमारी गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस। देखो किसी इंसान ने ना एडवांस लिए जिसके अगेंस्ट गारंटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट की, हाँ तुम इसे लोन दे दो, तो अब ऐसी एडवांसेस के लिए ना आप उन्हें एज सच एनपीए कंसिडर नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस एनपीए कंसिडर करोगे। क्यों पता है? नॉर्मली ना जो स्टैंडर्ड अकाउंट्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, जिस दिन ड्यू हुआ ना पैसा, अब पता है ये स्टैंडर्ड है, इसके तो पैसे आ ही जाते हैं, आज की डेट ड्यू हुआ आज ही बैंक उसे एज इनकम रिकॉग्नाइज कर लेगी। बट वही फॉर एनपीए जिस दिन ड्यू हुआ ना उस दिन रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, अगर एक्चुअली में रिसीव किया है पैसा तो सिर्फ उसी पैसे को रिकॉग्नाइज करते हो। तो अगर ऐसी कोई एडवांस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी जिसके अगेंस्ट बट 90 डेज से ऊपर हो गए उसके अगेंस्ट कोई पैसा नहीं आया, तो आप उसे जो प्रोविजन परसेंटेजेस हम पढ़ के आए उसके लिए नहीं कंसिडर करोगे, बट इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए आप उसे एस एनपीए कंसिडर करोगे। बिकॉज आज की डेट में तो नहीं आ रहे ना पैसे तुम्हारे हाथ में, हो सकता है आगे जाके गवर्नमेंट तुम्हें दे दे बट आज की डेट में तो नहीं आ रहे ना। पर वही ये सिचुएशन अलग हो जाएगी, यहाँ पे क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी, अगर इसी के बजाय स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देगा तो ऐसे केस में अगर 90 डेज से ऊपर हो गए और ओवर ड्यू है तो फिर तुम उसे एस एन पी कंसिडर करोगे फॉर बोथ प्रोविजनिंग एंड ऑल्सो इनकम रिकॉग्निशन। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। कंसोर्शियम एडवांसेस उन एडवांसेस को बोलते हैं ना जहाँ पे कुछ 4-5 बैंक साथ में मिल के, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बैंक साथ में मिल के लोन प्रोवाइड करती है। लाइक मिस्टर एक्स को चाहिए था 500 करोड़ का लोन, तो अभी इसके लिए बैंक ए बी सी डी ई साथ में आई, इन सब ने 100 दिया और ये मिला के जो 500 करोड़ हैं वो मिस्टर एक्स को दे दिए गए। बट मिस्टर एक्स ने तो एक ही लोन उठाया है 500 करोड़ का, हालांकि वो लोन्स ये सारी बैंक्स मिल के दे रही हैं बट उसके अकाउंट में एक बार में एक ही लोन आया है। अब जनरली क्या होता है ना, इनमें से सबसे ज़्यादा शेयर जिसका होता है ना, ये मैंने 100 बोला, मान लो कोई एक बैंक है जो 300 दे रही है, बचे 200 बाकी के बैंक्स दे रहे हैं, तो ये जो बैंक है जो 300 करोड़ दे रही है ये लीड करेगी इस कंसोर्शियम को। यूजुअली जो बैंक हायर शेयर देती है वो लीड करती है कंसोर्शियम को। अब जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें बैंक ए है जो लीड कर रही है। अब कंसोर्शियम एडवांसेस के केस में ना इनकम रिकॉग्निशन जो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी होती है वो रिकॉग्नाइज होती है एज इंडिविजुअल मेंबर बैंक्स और उनकी रिकवरेबिलिटी। अब मान लो जो लीड कर रही है बैंक ए है, उसमें ऐसा है कि अब मिस्टर एक्स को जब भी पैसे पटाने होंगे ना पूरे 500 करोड़, किसे पटाएगा? ये पूल्ड है किसकी तरफ? एक ही बैंक की तरफ जो लीड कर रही है उसकी तरफ। ये हर बार पैसे सिर्फ बैंक ए को दे रहा है। अब वो पहले से डिसाइड होता है कंसोर्शियम में कि अगर 10 रुपये भी आ रहे हैं, अच्छा 10 रुपये एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 रुपये कोई जमा नहीं करता, अगर 10 रुपये भी आ रहे हैं तो वो किस शेयर में बटेंगे पांचों बैंक्स के बीच में। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ये तो पे कर रहा है ए को बट ए ना रेमिट नहीं कर रहा है, वो पार्ट नहीं कर रहा है, वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है शेयर ऑफ अदर मेंबर बैंक्स, दैट इज़ 500 करोड़ में से इसने 300 करोड़ दे दिए, ये बैंक ए पूरी 300 करोड़ रख ली, इसने बोला मैंने 300 दिए थे ना ये पूरे 300 मैं रखूँ, वो बाकी बैंक्स के पैसे ही नहीं दे रहा। तो ऐसे केस में जो मेंबर बैंक्स हैं वो उसे ट्रीट करेंगी एज नॉट सर्विस इन द बुक्स ऑफ अदर मेंबर बैंक्स और उसे एज एनपीओ रिकॉग्नाइज कर लेगी, एनपीए। और इसी वजह से जनरली जब भी कंसोर्शियम एडवांसेस दिए जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट की जाती है अबाउट द शेयर ऑफ रिकवरी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लीड बैंक और टू गेट एन एक्सप्रेस कंसेंट फ्रॉम द लीड बैंक फॉर द ट्रांसफर ऑफ देयर शेयर ऑफ रिकवरी। दैट इज़ एक प्रॉपर एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें जो लीड बैंक होती है वो अपने साइड से एक्सप्रेस करती है कि हाँ मैं शेयर प्रोवाइड करूँगी या करूँगा, to ensure proper asset classification in their respective assets in their respective books। और इस कंसोर्शियम एडवांसेस के केस में ड्राइंग पावर कंप्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीड बैंक की और वही फिर ये एलोकेट करता है, इन्फॉर्म करता है बाकी के मेंबर बैंक्स को। और कभी कुछ स्पेशल केसेस में जब आपका बोरोवर जो है अगर वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हो, लीड बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो ऐसे केस में लीड बैंक अलॉट कर सकती है कोई हायर या लोअर शेयर ऑफ ड्राइंग पावर टू द मेंबर बैंक एज अगेंस्ट देयर शेयर ऑफ एडवांसेस। और इसके लिए एक प्रोफॉर्मा डीपी एलोकेशन लेटर इशू होता है, प्रेजेंट किया जाता है। दैट इज़ हो सकता है उसकी टोटल कंसोर्शियम की ना जो ड्राइंग पावर है वो है
1,000 करोड़, ठीक है। अब वो जो है मिस्टर एक्स वो आके रिक्वेस्ट कर सकता है ए को कि प्लीज़ इस 1,000 करोड़ में से ना 500 करोड़ जितनी तो ड्राइंग पावर मेरे को तुम बी या सी में से दे दो। तो ये चाहे तो अब ये लीड बैंक ये अलाउ कर सकती है, उसके लिए वो प्रेजेंट करेगी एक टीपी अलॉटमेंट लेटर। ये एक एग्जांपल में ऐसी शो किया है कि किस तरीके से होता है। ये उसके स्टॉक्स दिए, उस स्टॉक्स की वैल्यू दी है, मार्जिन दी है, फिर उनकी एडवांस वैल्यू, इन सबको कैलकुलेट करते हुए वो कैलकुलेट करेगा ड्राइंग पावर कितनी होनी चाहिए, फिर उस ड्राइंग पावर को वो बाइफरकेट करेगा बैंक, जितनी भी उसकी मेंबर्स हैं, कंसोर्शियम मेंबर्स हैं, मेंबर बैंक्स हैं, उन पे कि कौन कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट एज ड्राइंग पावर उसे दे सकती है उस पर्टिकुलर बोरोवर को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम 12.7 कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।